कहते हैं कि सियासत में कौन पहले दांव चलता है ये अहम होता है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। शिवसेना से नाराज एकनाथ शिंदे ने अपनी चाल पहले चल दी है। विधान परिषद के चुनाव में विधायकों की क्रॉस वोटिंग से बौखलाई शिवसेना सख्त कदम उठाना चाहती थी, विधायकों को कड़ा संदेश देना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि शिवसेना कोई एक्शन ले पाती, शिंदे अपने करीबी विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए। वहीं से पार्टी को इशारे में मैसेज दे दिया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। सुबह से शुरू हुआ महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अभी क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के साथ ही तीनों पार्टियों के गठबंधन वाली उद्धव सरकार संकट में आ गई। शिवसेना के लिहाज से ट्रेजेडी ये है कि ये संकट गठबंधन टूटने से नहीं बल्कि खुद शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई की वजह से आया है। शिवसेना के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे करीब 2 दर्जन विधायकों के साथ गुजरात पहुंच गए, जिनमें शिवसेना के 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। सूरत के एक होटल में बैठकर पार्टी और पार्टी के नेतृत्व से संपर्क तोड़ लिया है और इस तरह संदेश दे दिया है कि बगावत हो चुकी है। इसके बाद शिवसेना ने भी पार्टी विधायकों को जोड़कर रखने की कवायद तेज कर दी है। साथ ही शिंदे को मनाने और बागी विधायकों को साथ लाने का मिशन शुरू हो गया है। अंडरस्टैंडिंग होगा, हम दूर करेंगे। पार्टी है, सभी ने मिलकर पार्टी बनाई है, सभी ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी का लीडरशिप को हमने एक्सेप्ट किया है। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है। महाराष्ट्र में आए सियासी तूफान का असर क्या होगा ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव सरकार पर तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल 287 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 144 विधायकों की जरूरत है। उद्धव सरकार को 169 विधायकों का समर्थन रहा है, लेकिन अगर शिंदे की अगुवाई में 26 विधायक समर्थन हटा लेते हैं तो सरकार के समर्थन में 143 विधायक ही बचेंगे, यानी कम से कम कागज पर महाविकास अघाड़ी बहुमत के आंकड़े से पीछे दिख रही है। लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर कई किंतु परंतु हैं। शिवसेना के विधायक अगर पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेंगे तो उन पर दल बदल का नियम लागू होगा और इस तरह विधानसभा में विधायकों की संख्या कम हो जाएगी और बहुमत के लिए जरूरी सीटें भी कम हो जाएंगी। यानी उलझन अभी बहुत है। शिवसेना भी पुराने रिश्तों के नाम पर एकनाथ शिंदे को मनाने और समझाने की हर संभव कोशिश करेगी। हालांकि फिलहाल पार्टी ने सतर्कता बरतते हुए एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है। पार्टी को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी है। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है, संबंध है। पार्टी में उनका योगदान भी है, जरूर मैं मानता हूं। लेकिन ये जो कदम उठाया है, देखो उनको सब कुछ पार्टी ने ही दिया है। मैं हूं, एकनाथ शिंदे हो और कोई हो, अगर पार्टी नहीं होती तो हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती। बाला साहब ठाकरे जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, यही पार्टी ने उनको मंत्री बनाया 2 बार, वो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं, ये भूल नहीं सकते हम। उद्धव सरकार के लिए संकट के संकेत राज्यसभा चुनाव से ही मिलने शुरू हो गए थे, जब गठबंधन के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की वजह से खुद शिवसेना में ही दो फाड़ की संभावना बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पार्टी और सरकार में अपने घटते कद से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने के पक्ष में भी नहीं। हम बाला साहिब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहिब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम सत्ता के लिए बाला साहिब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिगे साहिब की शिक्षा से समझौता नहीं कर सकते। चर्चा यह भी है कि एकनाथ शिंदे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन चाहते हैं, साथ ही खुद के लिए मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। तो ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ। ठीक है, अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है
कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम एनसीबी के पास है और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इश्यू है जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। एकनाथ शिंदे ने 3 विधायकों को बातचीत के लिए उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री भेजा, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए शिवसेना का संकट अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुख तक करते हैं अगली खबर का और अब बात दुनिया में भारत के दबदबे की। जी हां, विश्व में कई विकसित देश हैं जो अब तक भारत पर कार्बन ज्यादा उत्सर्जन का आरोप लगाते आए हैं। अब इन देशों के भारत ने आईना इनको दिखा दिया है। भारत ने जर्मनी में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में कई रिपोर्ट को रखा और बताया कि दुनिया भर को क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, बाढ़ और सूखे के सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है और इन्हीं देशों की वजह से देश और दुनिया में लाखों लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत ने साफ कह दिया है कि इन विकसित देशों को हर्जाना देना होगा। कितने हर्जाने की मांग भारत की ओर से की गई है, क्या है कार्बन उत्सर्जन से खतरा, देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण गर्मी, विकराल ठंड और प्राकृतिक आपदा से हर साल देश में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ती है, जिसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। भारत का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया के विकसित और ताकतवर देश जिम्मेदार हैं और यही वजह है कि भारत ने इन देशों से 7 लाख करोड़ हर्जाना देने की मांग की है। दरअसल दुनिया के विकसित देश क्लाइमेट चेंज का हवाला देकर विकासशील देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी दलील रही है कि विकासशील देशों में कोयले का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन विकसित देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और कई ताकतवर देश शामिल हैं। लेकिन कोयले के ज्यादा इस्तेमाल की बात पर भारत ने इन ताकतवर देशों को सच से रूबरू करवाया। जर्मनी के बोन शहर में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन पर जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से ये साफ कहा गया कि विकसित देशों में रहने वाली दुनिया की 10% आबादी 52% कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार है और द लैंसेट के मुताबिक अकेले अमेरिका 40% कार्बन छोड़ता है, जिसकी वजह से दुनिया क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, बाढ़ और सूखे का सामना कर रही है। जाहिर है कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी विकसित देशों की है और इन्हीं देशों की वजह से ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में तो हर साल भीषण गर्मी की वजह से 83,000 लोगों की मौत होती है। वहीं ठंड से हर साल 6.5 लाख लोग ठिठुरकर मर जाते हैं और बाढ़, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से और क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ता है। भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर आप आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट देखें तो उसमें कहा गया है कि लगभग 35 मिलियन भारतीय जो हैं वो कोस्टल फ्लड से इफेक्ट होंगे। साथ ही साथ लगभग 40% भारत जो है या भारतीय जो हैं जिनके ऊपर वाटर स्कैर्सिटी का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम समस्या आने वाला है। इन सबों के पीछे जो है वो क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। अभी हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण और क्लाइमेट इवेंट्स जो हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हो, चेन्नई में जिस तरह से बारिश हुई है, या फिर बहुत जगहों पे जो फ्लड की समस्या या फिर ड्राउट की समस्या है, वो सारी समस्याएं जो हैं वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत में हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और भारत इसी खर्च की भरपाई की मांग विकसित देशों से कर रहा है। हालांकि विकसित देशों ने 2009 की कोपेनहेग समिट में विकासशील देशों को जुर्माना के तौर पर 2020 तक सालाना 7.80 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया था।
जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में अगर ये जुर्माना भी विकासशील देशों को मिल जाता है तो इस रकम से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और बढ़ते कार्बन की समस्या को खत्म किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।